जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और आशा करता हूँ आप कुछ नया सीख रहे होगे और आपने अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, जो कि डेली मंडे टू सैटरडे मैं करंट अफेयर लेके आता हूँ। वीक में एक दिन ऑफ रखता हूँ, संडे। बेसिकली वो दिन इसलिए रखता हूँ क्योंकि आप रिवाइज कर सको। देखो, कोई भी एग्जाम में सक्सेस पाने के लिए एक ही रास्ता है, रिवीजन। आपने ब्रह्मांड का ज्ञान तो ले लिया, बट आपने क्या नहीं किया? रिवाइज नहीं किया। अगर जब तक आपने रिवाइज कोई भी चीज नहीं करी तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। बेसिकली कुछ वीडियोस पे मेरे बहुत ज्यादा व्यूज होते हैं, कुछ पे बहुत कम होते हैं, तो उसका मतलब मैं ये तो नहीं सोच सकता ना कि बच्चे देखेंगे नहीं। हाँ, बाद में भी देख सकते, बहुत सौ को टाइम नहीं मिल पाता है। बट मेरा फिर यही कहना है कि आपको ये रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा। आप कैसे रोज खाना खाते हो, कैसे रोज उठते हो, सब कुछ डेली होता है ना। तो उसी तरीके से आपको डेली वीडियो देखना भी एक हैबिट होना चाहिए। और जब तक आपके अंदर ये हैबिट डेवलप नहीं होगी, कहीं ना कहीं आप नॉलेज से पीछे छूट जाओगे, आप आपके एग्जाम के मकसद के पास नहीं पहुंच सकते। आज बहुत ही अच्छा करंट अफेयर वगैरह है, आज देखते हैं, कुछ डिस्कशन भी करेंगे। सबसे पहले बहुत अच्छा मोटिवेशन लगा। टुमारो इज टू लेट, मतलब कल जो है वो तो बहुत देर में आएगा। येस्टरडे इज ओवर, मतलब इससे पहले वाला दिन है वो खत्म हो चुका है। एंड नाउ इज एग्जैक्टली टाइम द राइट मोमेंट सो स्टार्ट। हमें नहीं पता कल क्या होगा, और जो हो चुका है उसे हम चेंज नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात लिखी है। और आपको क्या सोचना है? अगर आपने अभी ठाना कि मुझे तैयारी करनी है डिफेंस एग्जाम की, मुझे ऑफिसर बनना है, मुझे नॉलेज लेना है, तो डेफिनेटली आज से स्टार्ट हो जाओ। मतलब कल और आने वाला कल, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो आपको जीना है आज में, प्रेजेंट में। और जब तक आप प्रेजेंट में जीना नहीं सीखोगे, यू डैम श्योर आपकी लाइफ में परेशानी आती रहेगी। क्योंकि जब तक आप एक सोर्स, एक प्रॉपर चैनल फॉलो नहीं करोगे, जब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है, आज बहुत ही अच्छा डिस्कशन हम करेंगे। ये मेरा डिटेल है। माय नेम इज रोहित रानवे, एक्सपीरियंस 6+ ईयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड डिफेंस एग्जाम जैसे कि सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट, आईसीजी मैंने दिया हुआ है। ये हमारा फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मुझसे कंसल्ट करते हैं ऑफलाइन के लिए, तो मैं उनको यही बोलता हूँ, मुझसे मिलिए और कहीं ना कहीं आपको इससे बेनिफिट होगा। आपको एक वे फॉरवर्ड मिलेगा। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो आपको मुझसे मिलना तो पड़ेगा ही, डेफिनेटली। और जो भी बच्चे पुणे में रह रहे हैं, ठीक है ना, जो भी बच्चे पुणे में रह रहे हैं वो तो पर्सनली मुझसे मिल सकते हैं। ठीक है ना, जो भी बच्चे पुणे में रह रहे हैं, निगड़ी प्राधिकरण वाले रीजन में रह रहे हैं, वो तो मुझसे डायरेक्टली मिल सकते हैं। एनडीए स्पेशल फोकस चल रहा है, पर्सनल मेंटोरशिप, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आपको ज्वाइन कर लेना है। और अगर ये स्कैन करके आपको उसके बावजूद भी नहीं मिलता है तो आपको ओपला डिफेंस लिखना है। आप ओपला डिफेंस लिखेंगे टेलीग्राम पे, तो यह रोज क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूं मैं। मतलब 5 क्वेश्चन तो मिनिमम रहते हैं। तो सोचिए 30 कितना हो जाएगा, 150 क्वेश्चन आप एक महीने में प्रैक्टिस कर रहे हो। और 150 क्वेश्चंस आप एज कर रहे हो, नॉलेज कर रहे हो, अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हो। तो आपको यहां से ज्वाइन हो जाना है। पीडीएफ भी यहीं मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा? पीडीएफ भी यही मिलेगा। और सारे करंट अफेयर, और बहुत सारे करंट अफेयर जो इंस्टेंट मेरे को मिलते हैं न्यूज़पेपर से, अगर दूसरे चैनल से, तो मैं तुरंत वहां शेयर कर देता हूं टेलीग्राम पे। तो प्लीज हमारे टेलीग्राम फैमिली को भी बड़ा कीजिए। ज्यादातर लोग मुझसे यूट्यूब पे ही जुड़े, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए। जब तक आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पीडीएफ वगैरह कहां से दूंगा मैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखिए, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और मैं इंटरेस्टिंग तो नहीं बोलूंगा इसे, पर यही चीज मैं कहना चाहूंगा कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। मैं हर एक बच्चे से, हर एक व्यक्ति से मैं ये पूछना चाहता हूं कि शोषण क्यों हो रहा है अभी भी। हर 4 दिन 5 दिन में आप देखोगे मैं टॉपिक उठाता ही रहता हूं शोषण के लिए। मुझे एक बात बताइए, कोई बच्चा 7 to 9 स्टैंडर्ड में है,
उसको वहां का जो प्रिंसिपल है, वहां की जो टीचर्स है, एक तो उसको दलित कह के बुला रही है, ठीक है, एक तो उसको क्या बोल रही है, दलित स्टूडेंट, मतलब बेसिकली SC ST कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है वो। तो क्या लिखा है, कर्नाटका दलित स्टूडेंट अलाइड फोर्स टू क्लीन सेप्टिक टैंक, मतलब गटर साफ करने के लिए आप 7 to 9 स्टैंडर्ड के बच्चों को फोर्स कर रहे हो। हमारी मानवता किस कचड़े में घिर चुकी है मुझे आज तक नहीं समझ में आया। मतलब ये देश को हम चाहते हैं दुनिया का नंबर 1 देश बनाना, और आज भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, प्रिंसिपल टीचर सस्पेंड हुए, प्रिंसिपल टीचर सस्पेंड, क्या है ये? मतलब प्रिंसिपल और टीचर, हम जिसे गुरु मानते हैं, अपना आइडियल मानते हैं, सिंबल मानते हैं एजुकेशन का, और वो इस तरीके की हरकतें कर रही हैं बच्चों के साथ। अरे बच्चा जब पैदा होता है तो कोई कास्ट रिलीजन के थप्पा लेके नहीं आता है। लोगों को आज तक ये समझ में क्यों नहीं आया है? इनके अंदर पोटेंशियल नहीं होता है क्या? ये बच्चे जो SC ST से बिलोंग करते हैं, इनके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है क्या? ये देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं क्या? आज हमारे देश की जो राष्ट्रपति है वो भी तो ट्राइबल पीपल ही है, इतने बड़े देश को वो चला रही है। तो अभी भी हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि देश को टैलेंट की जरूरत है, ना कि कोई जातिवाद धर्मवाद। कुछ लोग हैं जो इस मानसिकता से पीड़ित है, जो SC ST या अछूत की परिभाषा को मानते हैं, वो मानसिक तौर पे मेंटली प्रॉब्लम है उनके साथ, चलो मैं उनकी बात समझ सकता हूं। बट पढ़े लिखे लोग, प्रिंसिपल टीचर, एजुकेटेड पीपल, दे आर डूइंग दिस नॉनसेंस। तो मेरा यही कंसर्न समाज में उठता है कि क्यों हमें अभी भी इतना आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुए इतना साल हो गया है, अभी भी SC ST को इक्वलिटी समाज में नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है? एजुकेशन राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं, क्यों? उनके रीजन है कुछ मेंटली पागल लोग, जिनमें डायरेक्टली बोलना चाहूंगा, आप धर्म जाति कब तक जुड़े रहोगे ये सब चीजों से? कब तो आगे बढ़ोगे? धर्म जाति बस इन्हीं पे अटके रहोगे तो देश कब बढ़ेगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कब हम साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करेंगे, इक्वलिटी के राइट्स देंगे। कुछ सिटियों के अंदर आप इन लोगों को इक्वल राइट दे दिए, उसका मतलब ये है क्या कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनको इक्वली राइट मिला जा रहा है? इनको गंदी परिभाषा से संबोधित किया जाता है, दलित बोला जाता है, क्या है ये? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो बहुत बड़ा कंसर्न मैं समाज के सामने उठाना चाहता हूं ये वीडियो के माध्यम से भी। मैं यही बोलना चाहूंगा, क्यों अभी भी समाज के अंदर SC ST एक्ट आने के बावजूद भी, 1989 SC ST एक्ट आने के बावजूद भी, क्यों अभी भी लोगों की मानसिकता क्यों चेंज नहीं हो रही है? ये इंसान नहीं है, ये कोई दूसरे ग्रह से आए हैं, ये चांद मंगल से आए हैं। और इसका एक ही रीजन है, कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई भी लॉ लेके आ जाए कभी नहीं बदल सकती। बस उसका एक ही नतीजा है, जब तक आप इस दिमाग को उस बीमारी से नहीं निकालोगे, जब तक आप सक्सेस नहीं पा सकते। हमारा समाज, हम चंद्रयान पे जा चुके हैं, हम मंगलयान पे जा चुके हैं, हम सूरज की ओर बढ़ चुके हैं, सब कुछ हम साइंटिफिकली मैनर से कर रहे हैं, तो अभी भी हम उस पे अटके, जाति धर्म पे। कुछ बाबा, जिनके मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, ऐसे पाखंडी लोग, उनके यहां जाके लोग अपना दिमाग खराब कर लेते हैं। अरे बेटा, एजुकेशन की तरफ जाओ, पढ़ाई की तरफ जाओ, सच की तरफ जाओ, कुरीतियों की तरफ मत बढ़ो। क्यों समझ में नहीं आता है समाज अभी भी क्यों नहीं सुधरना चाहता है? ऐसी जब न्यूज आती है मेरा खून खौलता है कि ऐसे टीचर, स्टूडेंट, पढ़े लिखे लोग, प्रिंसिपल, यार कहां इनको प्रिंसिपल बना दिया? कौन ऐसा गधा इंसान था जो प्रिंसिपल बना दिया? नॉनसेंस थिंग आर डूइंग दे इन योर सोसाइटी। ठीक है, तो बस मेरा कंसर्न है कि क्या है ये, कहां किया गया? कर्नाटका के अंदर मल्लूर तालुका, मोरारजी देसाई
इतना अच्छा स्कूल का नाम है मोरारजी देसाई, इतने बड़े कहीं ना कहीं हमारे मतलब प्राइम मिनिस्टर रहे मोरारजी देसाई, उनके नाम पे स्कूल रहा है यल्लूविला मल्लूर तालुका में। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के साथ ऐसा करना चाहिए। प्रिंसिपल ब्रह्मा मम्मा, क्या नाम है इनका, नाम लेते भी शर्म आ रही है, मुन्यपा और अभिषेक, हॉस्टल वार्डन मंजुनाथ हैव बीन द सस्पेंड, सबको सस्पेंड किया, करना चाहिए। ये समाज में उस मानसिकता के प्रॉब्लम से जूझ रहे, इनको मेंटली हेल्थ की आवश्यकता है। SC/ST एक्ट कब आया था? 1989 में। ये पनिशेबल है, इम्प्रिजमेंट है, नॉट बी लेस देन 6 मंथ, मतलब कम से कम 6 महीने की सजा होगी, और इट मे बी टू 5 ईयर। अगर इन पे ये एक्ट लगाया जाए, इनकी अक्ल ठिकाने आ जाएंगी, इन पे सच में ये एक्ट लगना चाहिए, SC/ST एक्ट। इनको अक्ल तो आए, जब 6 महीना 5 साल की जेल होगी और ऊपर से फाइन देना पड़ेगा 2 to 8 लाख रुपीस का, जब इनको अक्ल आएगी। बच्चों से करवाते हैं साले, शर्म नहीं आती इन्हें। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अच्छा, व्हाट इज अ सैटेलाइट स्पेक्ट्रम? ठीक है, पढ़ते हैं, फिजिक्स का टॉपिक है स्पेक्ट्रम। The satellite or the orbit spectrum is segment of radio spectrum made available when satellite are placed into the orbit। देखो, ये अर्थ है, अर्थ के जो सराउंडिंग में घूम रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। तो ऑर्बिट सैटेलाइट का मीन्स यही हो गया कि यहां हम क्या छोड़ेंगे? सैटेलाइट, और ये अपने टाइम पीरियड में रोटेट करता रहेगा आउट ऑफ द ग्रेविटेशन। ठीक है, चलो। द स्पेक्ट्रम is a part of the broader radio frequency which encompasses the electromagnetic frequency used for various wireless communication and broadcasting purpose। बेसिकली आप जो फोन यूज कर रहे हो, आप जो टेलीविजन यूज कर रहे हो, आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो कम्युनिकेशन के लिए है, तो कहीं ना कहीं वो क्या है? वायरलेस है, और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। तो यहाँ क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी का काम होता है। क्या काम हो रहा है यहाँ? रेडियो फ्रीक्वेंसी का। आप कभी देखोगे आपके घर पे टाटा स्काई लगा होगा, तो जैसे ही बादल आ जाते हैं तो सिग्नल गॉन बता देता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी के बीच में, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेट कर रहा है, बीच में बादल आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी डिस्कनेक्ट हो जाती है। How does frequency impact the data transfer? It is a simple term that frequency of the signal refer to the number of time underlying wave oscillation per second। बेसिकली जो वेव ऑसिलेशन होता है, जैसे कि ये वेव है, ये कितनी बार ऑसिलेशन कर रहा है, ये कितनी बार ऑसिलेशन कर रहा है, उस पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। ठीक है, वेव ऑसिलेशन किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। वेव ऑसिलेशन, वेव ऑसिलेशन, वेव ऑसिलेशन, ठीक है, उस पे डिपेंड करती है। 10th NCERT देखना, समझ में आएगा। द हायर द फ्रीक्वेंसी द फास्टर द वेव्स। फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होगी, फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होगी उतनी ही वेव फास्ट होगी। अपेयर टू मूव एंड मूव डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड पर सेकेंड। ये डाटा जो है वो बहुत ज्यादा स्पीड से हो जाएगा। ठीक है, सैटेलाइट जनरली ट्रांसफर ऑफ द फ्रीक्वेंसी बिटवीन 1.5 to 51.5 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, सैटेलाइट का जो ट्रांसमिट होता है वो फ्रीक्वेंसी 1.5 गीगाहर्ट्ज से लेके 51.5 गीगाहर्ट्ज तक होता है, इक्वल 1 बिलियन हर्ट्ज। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड ऑपरेशन ऑफ द हायर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। मतलब जितना ज्यादा स्पीड होगा ब्रॉडबैंड का, एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम देखा जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब ये देखो, मैंने डायरेक्ट फोटो ही लेके आया हूं, आपको समझ में आ जाएगी। अपन कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनेंगे, मजा आ जाएगा। देखो, ये रहा रेडियो वेव्स। ठीक है, देखो इसकी ये ऑसिलेशन है, ये ऑसिलेशन हो रहा है, टिचक 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 टिचक। ठीक है, तो देखो सबसे पहले रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स किस किस के अंदर मिलेगा? याद कर लो, घोट लो, एकदम एनडीए वालों घोट के पी लो। यूज इन ब्रॉडकास्टिंग रेडियो एंड टेलीविजन। तो रेडियो वेव्स कहां का मिलेगा आपको? ब्रॉडकास्ट रेडियो एंड टेलीविजन के लिए। ठीक है, और कहां? फिर आगे आपका माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स में क्या होगा? कुकिंग, रेडार, टेलीफोन एंड अदर सिग्नल्स। ठीक है, किसके अंदर आएगा? माइक्रोवेव्स के अंदर। याद रखना है, रेडियो वेव्स में क्या? रेडियो, टेलीविजन आएगा और ब्रॉडकास्ट आएगा। जैसे कि मोदी जी आते नहीं है क्या मित्रों, तो वो मित्रों यही होगा, ब्रॉडकास्ट। ठीक है, उसके बाद माइक्रो। यूज इन द कुकिंग, रेडार, टेलीफोन एंड द अदर सिग्नल। ये आ गया ट्रांसमिट, हीट, सन, फायर और रेडिएटर। तो यह क्या होगा? इंफ्रारेड।
अब एक क्वेश्चन और है, जैसे कि बॉडी से क्या निकलता है, हमारे जब गर्मी हमारे बॉडी से निकलती है तो क्या निकलता है, इंफ्रारेड निकलता है, ठीक है। अब आ जाती है विजिबल लाइट, इसी को बोलते हैं विबजॉर, विबजॉर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड और 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 येलो, YR होता है, ठीक है। दो मिनट अच्छे से लिख देता हूं, VIGBO, विबजॉर, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या है, यही लाइट हमको दिख सकती है, इसके अलावा कोई लाइट हमको नहीं दिखती, ना इंफ्रारेड दिखता है, ना माइक्रोवेव दिखता है, ना रेडियो वेव दिखता है, ठीक है। ऑब्जर्व बाय द स्किन यूज इन द फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, अल्ट्रावायलेट रेस, ठीक है, मतलब जो सन की रेस आती है उसे क्या बोलते हैं हम, अल्ट्रावायलेट, और कहीं ना कहीं ये हमारे स्किन को इंफेक्ट करती है। एक्सरे इनसाइड द बॉडीज एंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और गामा रेस ये क्या होती है, डेंजरस होती है, ये आपका DNA भी चेंज कर सकती है, तो मेडिसिन किलिंग कैंसर सेल, ठीक है। गामा रेस क्या क्या कर सकती है, मेडिसिन में भी यूज होता है, किलिंग कैंसर सेल में भी यूज होता है, तो कहीं ना कहीं ये स्पेक्ट्रम था जो मुझे समझाना था और आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है, आई होप सो। अब आ जाते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, ये हमेशा न्यूज में रहता है तो पढ़ना आवश्यक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेटअप द एक्ट ऑफ 1988, कब सेटअप हुई थी, 1988, अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इसके मिनिस्टर कौन है, नितिन गडकरी जी, ठीक है, नितिन गडकरी। इट हैज बीन entrusted with the national highway development project along with the other minor project development maintenance and the management। NHAI का काम क्या है, बड़े बड़े नेशनल हाईवे बनाना, ये स्टेट हाईवे नहीं बनाती है, ये याद रखना, ये बड़े बड़े हाईवे बना, मतलब ग्रामीण में जो रोड होते हैं वो ये नहीं बनाती है NHAI, ठीक है, वो स्टेट हाईवे अथॉरिटी बनाती है। इट हैज कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन 3979 किलोमीटर हाईवे इन 1920, बहुत अच्छा आंकड़ा है, करीब करीब 4000 किलोमीटर का रोड इन लोगों ने 19-20 में बनाया। NHAI mandate developed of the about 27,500 किलोमीटर नेशनल हाईवे अंडर द भारत माला परियोजना फेज 1। बेसिकली भारत माला परियोजना फेज 1 के अंदर 27,500 किलोमीटर का रोड इन लोगों ने बनाया। He effected the intervention include development of economic corridor, inter-coordination, feeder routes, national corridor efficient improvement, border and international connective roads, coastal port connectivity and greenfield expressway। देखो NHAI की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी जगह, जैसे कि हाईवे बनाना है तो कौन कौन से हाईवे बनाना है, जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, फेरीज वगैरह, जैसे कोई शिप आ रहा है तो शिप के पास भी उन लोग को रोड बनाना पड़ता है, जैसे क्या है पोर्ट कनेक्टिविटी रोड बोलते हैं जिसे, कोस्टल एरिया एंड पोर्ट कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स बनाने पड़ते हैं, उसके बाद बॉर्डर वाले रोड भी बनाने पड़ते हैं, बट बॉर्डर वाले रोड कौन बनाता है, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, बट बॉर्डर से कनेक्ट करने तक के लिए क्या किया जाता है, रोड बनाया जाता है, तो उसका भी कहीं ना कहीं रोल होता है। और इनको क्या बनाना होता है, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, बेसिकली ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे मतलब आजू बाजू में पेड़ पौधे भी लगाने होते हैं, पता चला सिर्फ रोड ही बना दिया, आजू बाजू कोई हरियाली नहीं है, ठीक है, तो काफी सारी चीजें NHAI को देखनी पड़ती है। आगे देखें, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHAI, द कंट्री इंटरस्टेट मूवमेंट पैसेंजर एंड गुड्स, बेसिकली जितने अच्छे रोड होंगे हमारा जो इनकम है, जो देश की GDP है, कहीं ना कहीं डेवलप होने का काम होगी। क्यों, अब बेसिकली आप मानिए कोई सामान है, पुणे से जाना है और पुणे से दिल्ली जाना है, ठीक है, अगर रोड कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी तो कम टाइम में तो वो पहुंच ही नहीं सकता, ज्यादा टाइम लगेगा, और एयर तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, ट्रेन ठीक है एज कंपेरिजन टू चीप है, बट अगर ट्रेन से भी फास्ट अगर रोड कनेक्टिविटी बन जाती है, अच्छे रोड बन जाते हैं, ट्रैफिक क्लियरेंस बन जाता है, तो ज्यादा प्रेफर क्या करेगा लोग, फास्ट कम्युनिकेशन, ठीक है ना, और चीप वे में, तो इस वजह से NHAI की इंटरस्टेट मूवमेंट पैसेंजर एंड गुड्स सर्विस अच्छी होनी चाहिए। दे ट्रांसफर द लेंथ एंड वाइड ऑफ द country connecting the national and the state capital, major ports, rail junction to broader road and foreign highway।
बेसिकली इनका क्या क्या काम है, नेशन को स्टेट कैपिटल से जोड़ना, मेजर पोर्ट को जोड़ना, रेल जंक्शन के साथ रोड को जोड़ना, और फॉरेन हाईवे जैसे कि बांग्लादेश हो गया, उसके बाद नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक है। तो ये सबको भी जोड़ने का काम कौन करता है, एनएचआई। The NHI include expressway consist of 1.7% of the length of the road. They carry the 40% of the road traffic. मतलब इंडिया का अप्रोक्सीमेटली 40% ट्रैफिक कहाँ हैंडल करती है, एनएचआई करती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। ये इंडियन हाईवे माइलस्टोन कलर कोड से याद रख लेना, येलो मुंबई में, ग्रीन और व्हाइट अंबाला में, ब्लू और खिलाड़ में, ऑरेंज और व्हाइट किधर हो गए, सुगुना में, ठीक है। तो ये कलर कोड वगैरह यूज रहता है, आपको समझ में आ जाएगा। तो बस यही था, ठीक है ना। आगे बढ़ते, अब आ जाता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। बात यहाँ हो रही है डिजिटल करेंसी की, गौर से सुनना है, ढंग से सुनना है। यहाँ बात हो रही है क्रिप्टो करेंसी की। आरबीआई का काम है, क्या काम है आरबीआई का, डिजिटल करेंसी रेगुलेट करना। सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी ई रूपी इंप्रूव द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एफिशिएंसी। बेसिकली देखिए, आप एक तरीके से फिजिकल कैश रख रहे हो, एक तरीके से आप यूपीआई यूज कर रहे हो, मतलब डिजिटल करेंसी यूज कर रहे हो, तो आप बेटर एफिशिएंसी मैनर से क्या यूज कर पाओगे, जाहिर सी बात है डिजिटल करेंसी। क्योंकि डिजिटल करेंसी एक ऐसी करेंसी अब के टाइम पे डेवलप हो चुकी है आफ्टर द डीमोनेटाइजेशन 2016, कि ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। द आरबीआई लॉन्च द पायलट डिजिटल रूपी इन द होलसेल नंबर ऑफ द 2022 रिटेल सेगमेंट इन दिसंबर 2002। डिजिटल करेंसी बेसिकली क्या होगा, आपके फोन में करेंसी होगा, ठीक है, और फोन में करेंसी होने के बाद आप यूज कर सकते हो, ठीक है। Are the digital form of paper currency. Unlike cryptocurrency that operate in the regular vacuum, these are legal tender issued the back by the central government. देखो, क्रिप्टो करेंसी कोई लीगल टेंडर नहीं है, पर आरबीआई को डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रही है तो लीगल होगा। क्यों, आरबीआई उस पर मोहर लगा के देगी कि कोई व्यक्ति डिजिटल करेंसी शेयर करेगा या डिजिटल करेंसी किसी को देगा तो वो भुगतान्य है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई इसको रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है। इट इज सेम एज अ फिएट करेंसी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फिएट करेंसी किसे बोला जाता है, तो डिजिटल करेंसी को। इट इज एक्सचेंजेबल 1-to-1 विद द फिएट करेंसी। बेसिकली दूसरी करेंसी से भी इसको रेगुलेट किया जा सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वो डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय द बिटकॉइन। बिटकॉइन मैंने बता ही दिया था, डिजिटल करेंसी है। Different from the decentralized virtual currency and crypto assets which are not issued the state lack of the legal tender status. Basically क्या है, जो बिक्टो करेंसी है या हम बिटकॉइन बोल सकते हैं, ये कोई लीगल टेंडर नहीं है, किसी गवर्नमेंट से हमने इसको लिया नहीं है या ये मार्केट में किसी गवर्नमेंट अथोराइजेशन से नहीं है, पर इसके लॉसेस भी है, प्रॉफिट भी है। कभी ये 10,000 रुपए तक भी चला जाता है और कभी कभी तो कैसा होता है ये 1 रुपए में भी आ जाता है, तो अनफ्लक्चुएटेड है, ठीक है। और इसको ज्यादा जगह यूज भी नहीं कर सकते, बट अगर गवर्नमेंट अगर टेंडर दे रहा है, गवर्नमेंट अगर इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हो, डिजिटल करेंसी को यूज कर सकते हो। ओके, आई होप सो समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, बहामास इज द फर्स्ट इकोनॉमी। देखो अब कुछ फैक्ट देखते हैं। बहामास, ठीक है, इज द फर्स्ट कंट्री नेशन वाइड टू सेंड डॉलर इन द 2020। बेसिकली बहामास ऐसा कंट्री है जिसने डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है। उसके बाद नाइजीरिया इज अनदर कंट्री टू हैव रोल्ड आउट ई नायरा इन 2020। चाइना बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट मेजर इकोनॉमी टू पायलट ए डिजिटल करेंसी ई सीनीवाई इन अप्रैल 2020। बेसिकली ये 3 कंट्री है जो कि ई करेंसी को यूज कर रही है, जैसे अब धीरे धीरे हम लोग भी लेके आ रहे हैं। CBD मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ग्रेजुअली ब्रिंग अ कल्चर शिफ्टिंग टुवर्ड द वर्चुअल करेंसी, रिड्यूस द करेंसी हैंडलिंग कॉस्ट। देखो 1 रुपए प्रिंट करने के लिए बेसिकली 90 पैसा लग जाता है, तो ये ना लगे इस वजह से क्या बोल सकते हैं हम कि डिजिटल करेंसी लाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, लागत नहीं लगेगी, ठीक है। The increase to CBDC could be explored for many other financial activity to push the economy into a formal zone, ensure better tax and the compliance. बेसिकली बात ये हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा अगर डिजिटल करेंसी यूज होगी तो गवर्नमेंट की नजरों में रहेगी, तो यहाँ करप्शन होने के चांसेस कम है,
फ्रॉड होने के चांसेस कम है, बट उसके कुछ फ्लॉज भी है, हम वो भी देखेंगे। ठीक है, चलो आगे देखें। जैसे कि अदर रिस्क, फास्ट ओबिजेंस ऑफ टेक्नोलॉजी कुड पोज ए थ्रेट टू द इकोसिस्टम कॉल्ड द हायर कॉस्ट अपग्रेडेशन। बेसिकली अगर आप एकदम ही रोल आउट कर दोगे हमारे समाज में, एकदम ही ये लेके आ जाओगे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उसकी वजह से क्या होगा, लोग तो तैयार है ही नहीं। जैसे डिमोनेटाइजेशन के लिए भी लोग तैयार नहीं थे, पर यहाँ तो एजुकेशन भी नहीं है ना, लोग यूज कैसे करेंगे। आज भी नोकिया 110 यूज कर रहे हैं, अब नोकिया 110 से कैसे डिजिटल करेंसी ट्रांसफर करोगे। ऑपरेशन रिस्क ऑफ intermediates and the staff will have to retain groom to work in the CVD environment। बेसिकली अभी स्टाफ को भी ट्रेन करना पड़ेगा, दूसरी चीज लोगों को भी ट्रेन करना पड़ेगा, और तीसरी चीज सबसे बड़ा कि बीच में कोई ऐसा इनक्रप्टेड ना आ जाए कि वो आपका पैसा डिजिटली निकाल ले। ठीक है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। इलेविएट साइबर सिक्योरिटी रिस्क, सबसे पहली बात तो साइबर सिक्योरिटी, वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग एंड द कॉस्ट प्रोटेक्टिंग ऑफ फायरवॉल। बेसिकली क्या होगा, उसके लिए कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने पड़ेंगे जो कि कहीं ना कहीं वो स्पैम क्रिएट ना कर दे, कोई ऐसे फ्रॉड ना कर दे, इतना सेफ्टी मजबूत बनाना पड़ेगा, और वो बहुत कॉस्ट बेनिफिट नहीं होगा। ऑपरेशन बर्डन एंड कॉस्ट फॉर द सेंट्रल बैंक इज मैनेजिंग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। मतलब चैलेंजेस क्या है, अगर ऐसा ऐप बनाया जाए, ऐसी पॉलिसीज बना जाए, उसके लिए स्टाफ भी हायर करना पड़ेगा, सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं ऑपरेशनल बर्डन है, किसके लिए, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी। ठीक है ना, तो आरबीआई इसको सोचेगी, समझेगी, उसके बाद धीरे धीरे करेगी। ठीक है, और अभी जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो क्या है, नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। आज याद कर लो, मजा आ जाएगा। नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश के अंदर, हम डिस्कस कर ले। सबसे पहले कान्हा नेशनल पार्क, ये टाइगर रिजर्व है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, 940 स्क्वायर फीट का। किधर है, मांडला एंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। कहाँ है, मांडला एंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। स्टैब्लिश कब हुआ था, 1955, एंड अर्लीस्ट नेशनल पार्क ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, समझ में आ गई। कान्हा नेशनल पार्क कहां पर है, मध्य प्रदेश में। दूसरा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज ए यूनिक हिस्टोरिकल एट्रीब्यूट लोकेटेड इन द उमराई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। हाई डेंसिटी रॉयल बंगाल टाइगर, द बेस्ट प्लेस फॉर द टाइगर सफारी इन द कंट्री। तो कभी आप मध्य प्रदेश विजिट करें तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जरूर जाना। पिंच नेशनल पार्क, और यहाँ पिंच रिवर भी है, दैट फ्लो थ्रू द कवर ऑफ 758 स्क्वायर किलोमीटर। डिस्क्राइब द जंगल बुक, यहाँ जंगल बुक की शूटिंग भी हुई, एक जंगल बुक सीरियल भी आया था, जंगल बुक एक बुक भी बनी है, तो उसकी शूटिंग कहाँ हुई थी, पेंच नेशनल पार्क में। और यही काला कलर का आपको क्या मिलेगा, लेपर्ड मिल जाएगा। ठीक है ना, काला कलर का लेपर्ड मिल जाएगा यहाँ आपको। ठीक है, और ये कहां पर है, इंक्लूडिंग द वय गंगा रिवर विद द गॉर्ज वेयर शेर खान वाज किल्ड समवन हिल्स कवारा विलेज। ठीक है, तो बेसिकली वैन गंगा रिवर आपको कहां से मिलेगी, पेंच नेशनल पार्क से। ठीक है, यहां तक समझ में आया, आई होप सो चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, करीब करीब 8 नेशनल पार्क है। सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये किधर है, नर्मदापुरी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। पहले होशंगाबाद था, अब नर्मदा, सॉरी, पहले हाँ होशंगाबाद था, अब नर्मदापुरी कर दिया है। अक्रॉस 524 स्क्वायर किलोमीटर है सतपुड़ा नेशनल पार्क। बायोडाइवर्सिटी है, टोपोग्राफी, हिल्स, वैली, गॉर्ज एंड वाटर बॉडीज। ठीक है, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क का है नर्मदापुरी डिस्ट्रिक्ट में। पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क का है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। स्प्रेड द 542.67 स्क्वायर किलोमीटर, और यहाँ वल्चर पाए जाते हैं, अलग अलग 7 अलग अलग प्रकार की वल्चर्स पाई जाती है, मतलब जिसे क्या बोला जाता है, गिद्ध। तो कौन से पार्क में मिलेगी, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा, पन्ना। ठीक है, अब आ जाते हैं वन विहार, ये भोपाल के अंदर है। ये कहां पर है, भोपाल, जो मध्य प्रदेश की कैपिटल है। ठीक है, द पार्क कवर द 4.4 स्क्वायर किलोमीटर। मैं जा चुका हूँ, मुझे पता है, बहुत अच्छी जगह है वन विहार, कभी घूम के आना। यहाँ भी आपको बर्ड्स वगैरह ये सब चीजें मिल जाएगी, वाइल्ड एंथुजियास्ट वगैरह, सिटी के पास में ही है, तो आप इजीली वन विहार जा सकते हो। माधव नेशनल पार्क, ये शिवपुरी टाउन में, कवर द अबाउट 354 स्क्वायर किलोमीटर। वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ माधव नेशनल पार्क इज प्रेजेंट 2 लेक्स, महारानी साखिया और राजा सिंधिया महाजो राव सिंधिया सागर एंड माधव सागर रिस्पेक्टिवली। बेसिकली यहाँ 2 लेक मिलेगी जिनका नाम मैंने बता दिया है, और ये कहा है, सिंधी। ठीक है, बेसिकली कौन सा, माधव नेशनल पार्क। दूसरा, संजय जुगरी नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया।
संजय डुगरी नेशनल पार्क 831 स्क्वायर फीट में, और इसको रिच डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ फ्लोरा और फौना बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चल गया होगा, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय डुगरी नेशनल पार्क, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये सब चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद कूनो नेशनल पार्क यही है जहां चीते लेके आए, 404 स्क्वायर फीट का है। कूनो ऑर्नामेंट विद्यास रेंज में है। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में। एंड कूनो रिवर यहां से बह रही है, इसका नाम क्या, कूनो नेशनल पार्क। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। पहले ये नेशनल पार्क कान्हा, बांधव, पेंच, ठीक है, उसके बाद सतपुड़ा, पन्ना, वन विहार, माधव और संजय डुगरी नेशनल पार्क और कूनो नेशनल पार्क। 4 बार पढ़ोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। और ये देखो इतने प्यारे सुंदर टाइगर बैठे हुए, ये आपको कहाँ मिलेंगे पता है, कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है, तो विजिट करिए, कभी शेर को देखिए, शेर की दहाड़, शेर पंजा मारेगा तो गंजा भी कर सकता है। तो ठीक है, आई होप सो आप ज्वाइन होंगे मुझसे ओपला डिफेंस में, और आपका बहुत दिल से शुक्रिया कर रहा हूं, आप फैमिली को हमारे बढ़ाए जा रहे हो और आशा करता हूं और बढ़ेगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अच्छा लगा है तो बिल्कुल, और लाइक और शेयर आपको करना है। थैंक यू ऑल।